नमस्ते दर्शकों, मैं गंगा सिंह राजपुरोहित फिर एक बार आपका स्वागत है जनरल टू पर्सनल में। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी शिक्षा के बल पर रबाले जैसे स्लम क्षेत्र में नई क्रांति लाने का जिन्होंने काम किया वह है नवी मुंबई के पूर्व महापौर, जिन्हें हर कोई प्यार से मामा कहते हैं। वो है सुधाकर सोनावणे, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधाकर सोनावणे जो है वह संगमनेर के पूरण गांव से सीधे रबाले कैसे पहुंचे आखिर? नहीं, देखिए गंगा जी, यहाँ कोई बहुत बड़े डिग्री हासिल करने के बाद या नौकरी मिलने के बाद मैं यहाँ नहीं आया। मेरे जैसे कई हजारों लोग उस समय जब सूखा पड़ा था राज्य में, उस समय विस्थापित हुए थे। उसमें मैं भी एक था कि मैं बचपन में ही यानी कि स्कूल से बाहर हो गया। प्राइमरी एजुकेशन के बाद में मुझे शिक्षा से वंचित होना पड़ा और मैं इस रबाले में जो मेरी बहन रहती थी उसके वहाँ आया। और हमारे माँ ने कोशिश भी की थी कि यहाँ पर रबाले में जो घनसोली का शेतकरी शिक्षण संस्था का जो हाई स्कूल है, वहाँ पर 8वीं में हमारा दाखिला भी हुआ था। लेकिन हमने सोचा कि हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते और हमने उस समय बाल मजदूरी से अपना जीवन शुरू किया। इसलिए मेरा वहां से आना जो था ये नैसर्गिक देन है, ऐसा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि निसर्ग ने हमारे ऊपर वो आपदा लाई और हमें यहाँ पर विस्थापित होना पड़ा। सर, बाल मजदूरी से आपने शुरुआत की तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस कितने आपको फेस करने पड़े? क्या संघर्ष था वो? नहीं, देखिए वो संघर्ष की कोई परिसीमा नहीं होती है गंगा जी। हम जो कहते हैं कि परिश्रम, देखो हर आदमी अपने अपने हाल में सुखी रहता है, आनंदी रहता है। हम भी आनंदित थे, हम कभी किसी को कोसते नहीं थे। हमने सोचा कि देखो ये जो है प्रकृति का दिया हुआ है और हम झेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमने ये माना। और जब हमारे पढ़ने में यानी कि बाबा साहब आए और ऐसे कई चैप्टर थे जो हमने पढ़े और हमको पता चला कि इन सारी चीजों के जिम्मेवार हम खुद हैं। यानी कि हम ही हैं, अगर शिक्षा का साथ छोड़ दे तो हमारा विकास कतई हो नहीं सकता है। निसर्ग में तो कई प्राणी जीव जंतु जन्म लेते हैं और मरते हैं, उसी प्रकार हम क्या जीव जंतु है क्या? तब हमने कोशिश की कि देखो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम काम करेंगे। हमने ये तो देश कारीगरों का देश है, हम भी लोहे वाले काम में हम कारीगर बन गए और कारीगर बन के पूरा देश जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते थे वहां हम घूमते थे। और हम घूमे, उसके साथ साथ फिर हमारा जो है कि ये संस्था जो है राजनीतिक संस्था, उनके साथ पाला पड़ा। एक थी राजनीतिक संस्था जो भारतीय दलित पैंथर थी और दूसरी थी शिवसेना। यानी कि ये जो नई मुंबई जो शहर आज हम देख रहे हैं वो शहर नहीं था, वो 29 गांवों का इस प्रकार के कस्बे थे इस प्रकार के। और वहाँ हमने देखा कि शिवसेना और दलित पैंथर, ये दोनों में निचले स्तर पे बहुत ज्यादा कोई झगड़ा नहीं था। और हम इस प्रकार से अपना काम करते गए और किसी पर दोष देने का मतलब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमको किसी पर दोष देना चाहिए। जो चीज मिली उसको लेके हम आगे बढ़ते गए। मतलब इतना कुछ ही आपने सफर किया है, मगर ये सब करते वक्त सर शिक्षा से खुद तो वंचित रहे, मगर रबाले जैसे स्लम क्षेत्र में शिक्षा का बीज बोने का ये मन में कैसे सर विचार आया? क्या उसके पीछे का कारण, रीजन है? देखिए मेरी जो समाज सेवा थी, उस समाज सेवा को सन 2000 में यहाँ पर लोगों ने नगर सेवक बना के एक सम्मानित किया। और जब मेरे जैसे यानी कि शिक्षा से वंचित हुए एक सूखाग्रस्त इलाके से आए हुए एक इंसान को अगर सन 2000 में ये जो हम बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी का अगर नगर सेवक हमको बनाते हैं, तो नगर सेवक बनाने के बाद में जैसे कि हमने आपको कहा कि हमारी परिस्थिति के जिम्मेवार हम खुद होते हैं, ये हमने पढ़ा था या तो बड़े बड़े नेताओं से हमने ये सुना भी था। और जब मौका आया हमें नगर सेवक बनने का, तो उस समय हमने पहले ठान लिया कि हमारा पहला स्वार्थ है कि हमारा शिक्षा जहां से छूटा था हम उसको ये करना चाहते हैं। तो शिक्षा छूटा है तो उसको शिक्षित, यानी कि मैं 8वीं में फिर 40 साल की उम्र में एडमिशन तो नहीं लेने वाला था।
लेकिन मुझे जब मौका मिला तो कारपोरेशन की पहली स्कूल आदिवासी कातकरी पाड़ा में हमने शुरू करवाई और वहां से शिक्षा का जो काम है वो शुरू करके अंबेडकर नगर में सन 2006 में हमने शाहू महाराज विद्यालय का निर्माण किया और लोगों ने लगातार हमें 25 साल तक ये मौका दिया। यानी कि लोकतंत्र में लोगों के हाथ में जो राजनीतिक सत्ता है, ये जब बाबा साहब कहते हैं तो उसका मूल कारण हमने देखा है कि यहाँ के कष्टकरियों ने, कई जाति के लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हर भारतीय अगर कहे तो अंबेडकर नगर भीमनगर में है, हिंदी भाषिक लोग है, सब है। और उन लोगों ने सोचा कि ये इंसान हमारे लिए कुछ कर सकता है और हमने एक ब्रीद वाक्य लेके यहाँ पर काम शुरू किया था, हाँ ये संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि तक। और इस ब्रीद वाक्य को लेके हमने हमारा काम जारी रखा। जारी रखने के बाद में जब सन 2006 में हमको यहाँ पर आदरणीय नाइक साहब के द्वारा समाज कल्याण सभापति बनाया गया है, तो हमने समाज कल्याण का अर्थ ये समझा कि किसी एक जाति का एक का विकास करके समाज का कल्याण नहीं होने वाला, तो समाज के उन हिस्सों का आप विकास करो, जैसे कि मल्टीपल डिसेबल जो बच्चे हैं, डफ एंड डम जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर समाज कल्याण के मार्फत एक स्कूल शुरू किया, जिनका उद्घाटन 28 जून 2007 में यहाँ पर उस समय के तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री चंद्रकांत जी हंडोरे, रामदास जी आठवले और गणेश जी नाइक साहब के हाथों पर यहाँ पर किया। वो काम से निश्चित रूप से लोगों में एक प्रकार की एक अलग भावना निर्माण हुई कि समाज का मतलब ये नहीं कि किसी एक जाति पर ध्यान दो। बाबा साहब ने तो कहा है कि जो पिछड़े हैं, वो फिजिकली पिछड़े हो, मेंटली पिछड़े हो या सामाजिक तौर पर पिछड़े हो, उनके लिए काम करना चाहिए और उनको आगे लाने का एक ही जरिया है, वो है एजुकेशन। इसलिए हमने एजुकेशन में इतना बड़ा काम यहाँ पर शुरू किया। ऐसे कहते हैं कि स्लम एरिया जो है वहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो नशे के अधीन होते हैं, उसे नशे का एपिसेंटर कहा जाता है। ऐसे में यहाँ पर आपको शिक्षा का बीज बोना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग जब हमने शुरू किया था तब तो हमें वो चैलेंज नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब से कारपोरेशन नहीं है सन 2020 से, हमने देखा है कि इसमें चैलेंजेस बड़े हैं। यानी कि लोगों का बर्ताव जो है वहां पर हमें साफ दिखाई दे रहा है, उनमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो बच्चे 12-13 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा समझ आ गई है। यानी समझ आना इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सारी चीजें समझ और परिस्थिति, ये दोनों चीजें साथ में लेके चलने वाले आदमी को सफर तय करना संभव है, वरना सिर्फ आपको अकल आ गई और आप सफर करोगे तो सफर वो नहीं हो सकता है। तो हम ये 5 साल में देख रहे हैं कि जब लड़का हो या लड़की हो 12-13 साल की, उनमें जो बदलाव आया है और जिस प्रकार से नशा है, क्योंकि ये नशा मुक्ति तो हम बहुत पहले से यहाँ पर चला रहे थे, इसलिए नशे के अधीन हमारे यहाँ के बहुत कम बच्चे थे, लेकिन ये 5 साल में हम देख रहे हैं कि काफी बच्चे नशे के अधीन हुए हैं और उनको वहां पर कुछ रोकथाम करने के लिए भी कुछ लोग तो ऐसे है कि ऐसे लोगों को भी सहयोग करते हैं। ऐसे भी राजनीतिक पार्टियां मैंने यहाँ पर देखी है, ऐसे राजनीतिक नेता मैंने यहाँ पर देखे हैं। दुख होता है उनको देखकर कि उन बच्चों को सुधारने के बजाय और उनको बिगाड़ने का यहाँ पर वो कार्य करते हैं। तो ये थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन चैलेंज तो नहीं होगा तो काम करने में मजा भी नहीं आएगा। हमने वो चैलेंज स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है। हम बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स से भी हम लोग हमेशा संगोष्ठी करते हैं, बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल तब होगा जब आप ये शिक्षा के साथ चलोगे, वरना आपको जानवरों की तरह ही यहाँ पर जन्म लेके मरना पड़ेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा के जोर पर, चाहे वो सरकारी स्कूल छत्रपति शाहू महाराज स्कूल हो या फिर कांशीराम मान्यवर हिंदी स्कूल हो, इन दोनों स्कूलों के बच्चे आज आसमान छू रहे हैं। नहीं, देखिए कि ये जो है गरीब तबके के जो बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, ये बच्चे आसमान छू ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो संख्या हमारे पास है, 7,000 से अधिक बच्चों के ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके सबकी घर की परिस्थिति वैसी नहीं है। इनमें बदलाव अगर लाना है तो बदलाव लाने के लिए सरकार का भी सहयोग यहाँ बहुत जरूरी है। सरकार से मतलब यहाँ पर ईंट पत्थर की बिल्डिंग बना के यहाँ पर लोगों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है।
हम जो देख रहे हैं कि शिक्षा नीति जो है, हमने चौथी बार शिक्षा नीति स्वीकार की है देश ने। अब आने वाली जो शिक्षा नीति है 2020, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। वास्तव में ये बहुत अच्छी है, लेकिन चैलेंजिंग है। जब कोई आप कहो कि बंदर के हाथ में आप फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दो और उसको कहो कि आप चलाओगे, तो इम्पॉसिबल है। लेकिन उसको अगर ट्रेन करोगे, उसको अगर ये सब करोगे, तो निश्चित रूप से आप चला सकते हो। तो इसलिए आज की स्थिति जो है, आज की स्थिति बहुत ही भयावह है, भयानक है। और उससे गुजरने के लिए एक साथ 3 लोगों को काम करना पड़ेगा। एक सामाजिक जो संस्था है उन्हें काम करना पड़ेगा, जो स्थानीय स्वराज्य संस्था है उसे काम करना पड़ेगा, और सरकार को उन्हें इन सारे चीजों में जो परिवर्तन चाहिए, जैसे आपने यहाँ पर अब लाया कि सीबीएसई पैटर्न आएगा, घोषणा तो की सरकार ने, और उसके बाद में फिर उससे मुकर गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ हम साइंस और जो गणित है वही खाली इसका लाएंगे, सीबीएसई का लाएंगे, बाकी का जो है ये बाल भारती अपना ये बनाएंगी। जो हमारा शिक्षा का हम जो पुस्तकें जो है उसका निर्माण जो एनसीईआरटी नहीं करेगी। एनसीईआरटी क्या करेगी? सीबीएसई का तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी करती है, लेकिन ये जो हमारा निर्माण साहित्य निर्माण होगा, वो साहित्य अगर बाल भारती निर्माण करेगी, तो ये दोनों चीजें एक साथ ना पढ़ाना मुमकिन है, ना समझना मुमकिन है। और दूसरी ऐसे है कि भाषा के ऊपर, भाषा महत्वपूर्ण ही है। हम देख रहे हैं कि भाषा जो है कि आप केरला की अगर शिक्षा नीति देखो, तो पहली से चौथी तक आपको ना कोई इतिहास पूछता है, ना आपको गणित पूछता है, ना कुछ करता है। वहाँ वो लैंग्वेज के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं। वहाँ एक तो मलयालम भाषा के ऊपर और इंग्लिश भाषा के ऊपर है। तो इसलिए चौथी तक का बच्चा भी बहुत प्लेनली इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी मलयालम बोलता है, और भाषा का ज्ञान होता है। साहित्य तो निर्माण भाषा से होता है। तो उसके बाद में वो देखते हैं कि क्या इतिहास था, क्या भूगोल था, क्या था 5वीं के बाद में। तो उस प्रकार की नीति जो है कि बच्चे के उस कम उम्र में, अब जो नीति सरकार ने लाई है 5, 3, 4, 3, तो 5 साल यानी कि पहले 2 साल हमारा बच्चा जो है खेलवाड़ी बालवाड़ी में जाएगा, प्ले ग्रुप में जाएगा, उसके बाद में वो फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, और सेकंड के बाद में 3rd, 4th, 5th जो है वो हमारा प्राइमरी रहेगा। उसके बाद में अपर प्राइमरी 5, 6, 7 रहेगा। फिर उसके बाद में हम वापस 4 साल जो है वो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये इस प्रकार के जो स्लैब हम कर रहे हैं, तो उसमें जो स्कूल है, आज भी हम देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, वो तो बराबर सब कर रहे हैं सिस्टम से। वहां बच्चे जो दाखिला ले रहे हैं उनके माँ बाप भी अवेयर है, लेकिन जो सरकारी स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनके माँ बाप को शिक्षा के बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है, ना बच्चों को है, ना शिक्षा से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है इसके बारे में कोई सपना नहीं है। तो ये सारी चैलेंजिंग चीजें हैं। इसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए एक आदमी ये कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए पूरी सारी संस्थाओं ने इसमें हाथ बटाना चाहिए, तब जाके हम जो 2047 का जो हम विकसित भारत चाहते हैं, और वो हमको देखने को मिलेगा। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था आज बहुत ही भयावह परिस्थिति में है, ऐसे में क्या लगता है, इसके अलावा आपको क्या लगता है, शिक्षा जो है वो आज धंधा बन चुका है, निजीकरण के नाम पर, व्यापारीकरण के नाम पर लूट मची हुई है? देखिए गंगा जी, इसका साफ साफ उत्तर देना, यानी कि शासन के निर्णय के खिलाफ बात करना, और वो आज अगर मैं बात करूं तो लोग बोलेंगे ये देशद्रोही है, और देशद्रोही भी अगर हमको कोई कहता है तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बारे में हमने 40 साल पहले जो आंदोलन यहाँ पर मुंबई में हो रहा था, जब वो 40 साल पहले के आंदोलन आप अगर पीछे जाके देखो, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे देश ने संगणक का स्वीकार करने का प्रयास किया था। उस समय आप जॉर्ज फर्नांडिस से लेके खानविलकर से लेके दत्ता सामंत से लेके बड़े बड़े जो कामगार नेता थे, उन्होंने सड़कों पर उतरकर ये कहा कि संगणक आने से बेरोजगारी बढ़ेगी और इसे नहीं आने देना है। और उस समय हम लोग भी रास्ते पे उतर के आंदोलन कर रहे थे। वो आंदोलन हमारा ये था कि हमने अगर ग्लोबलाइजेशन स्वीकार किया है, जीपीएल, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, खाजगीकरण, उदातीकरण और जागतिकीकरण, ये जब हमने स्वीकारा है तो इससे निश्चित रूप से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारा नुकसान तब होगा कि ये जो रेल आ रही है निजीकरण की,
उसके बीच में एक डिब्बा है, वो शिक्षा के निजीकरण का है। वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। लेकिन उस समय कुछ नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, सरकार ने जमीनें दी, सरकार ने फाइनेंस किया उनको, और ये खुद की निजी स्कूलें वहां उन्होंने शुरू की। वो सबसे बड़ा गलत कदम था इस देश के लिए। शिक्षा के निजीकरण का जो भी रास्ता अपनाया, वो हमारे अपने नेताओं ने हमें यहाँ पर खाई में डाला है। इसलिए आज ये स्टेटमेंट बहुत जहरीला साबित होता है, लेकिन ये सारा जहर आज थोड़ा थोड़ा करके हमारे पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के जहन में, यानी कि हमारे खून में बह रहा है, और वो हमें स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इससे पीछे नहीं जाएंगे हम। अब तो नया नया फंडा लाएंगे हम लोग। और हम देख भी रहे कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर अभी सीबीएसई, आईसीआईसी, आईबी, इन सारे इसको ला रहे, लेकिन क्या उसके फीस स्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का कोई पाबंद है? तो नहीं है। सरकार की पाबंदी क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने ये जिम्मेवारी से हाथ ऊपर कर लिया कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, अब आपकी शिक्षा आपकी जिम्मेवारी। तो ये जो चीजें है, ये मतलब दो शब्दों में कहकर इसका समाधान नहीं होगा। आज जिन लोगों ने उस समय विरोध किया, उन लोगों का भी आज मतलब दिमाग ठिकाने पे आ गया है कि ये लोग, हम भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। वो लोग कहते हैं कि अरे हाँ, तुम लोग जो कह रहे थे वही हुआ है। और तो 40 साल पहले अगर मान लेते तो शायद आज की स्थिति अलग होती थी। और मुझे ऐसा लगा कि अरे ये जो हो रहा है, लेकिन हम जब अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं तो सरकारी स्कूल को उस लेवल में लाके छोड़ो कि उसको कॉम्पीट कर सके। और वो करने के लिए हमने ये काम किया है। अपना काम जो है, वो चिड़िया का काम जो बोलते हैं, वो उतना छोटा छोटा चोंच में पानी लेके इसका आग को बुझाने का काम हम कर रहे हैं। और अब देखो जो होता है उसका सामना तो करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई शिक्षा की, मगर इसके अलावा, शिक्षा की क्रांति के अलावा आपने यहाँ पर हरित क्रांति भी लाई है, सुना है। कहीं ना कहीं जो बंजर पहाड़ थे उन्हें जंगल में आपने तब्दील कर दिया, ये कैसे मुमकिन हो पाया? नहीं, देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा गंगा जी कि मैंने जब सूखाग्रस्त होने के कारण मैं स्कूल से बाहर हो गया, और मैं एक फार्मर का बच्चा था, और फार्मर को हमेशा ऐसा लगता है कि अपने खेत हरे भरे होने चाहिए। और जब हम हरे भरे देखना चाहते थे तो हरा भरा तो हमको करने को मिला ही नहीं, क्योंकि बरसात नहीं थी, सूखा था। और जब हमें मौका मिला यहाँ आने का, तो मौका मिलने के बाद में हमें जब लोगों ने नगर सेवक बनाया, तो उसके बाद में हमारे पड़ोस में एक गिट्टी की खदान थी, पहाड़ था, बंजर पहाड़ था। और उस पहाड़ में हमने सोचा कि यार अपना दूसरा स्वार्थ है। एक पहला स्वार्थ था कि शिक्षा को ये करना, और दूसरा स्वार्थ था कि हरियाली, यानी कि कोई लोग अभी फार्म हाउस लेते हैं, खेत लेते हैं अपने अपने इसमें, लेकिन ये सारी भूमि हमारी कहकर अगर हम इसको डेवलप करते, तो हमने पहले ही साल में 5000 से अधिक पेड़ एक ही दिन में यहाँ पर हमने लगाए, और उनका वहां पर संगोपन किया। बहुत अच्छे तरह से वो पेड़ यहाँ पर है, और आज 25 से 30 हजार पेड़ वहां पर है। वो हमारा स्वार्थ था। हम चाहते थे कि हमारा खेत हरा भरा हो। अभी खेत हरा भरा भले नहीं है, लेकिन जहां हम कर्म कर रहे, काम कर रहे, वहां अगर कोई बंजर भूमि यार वहां पेड़ उगाना है, तो उसको भी अपने आपको स्वार्थ कहना चाहिए। और ये स्वार्थ सबको आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि उससे अपने को ऑक्सीजन मिलता है, उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कहीं ना कहीं रोकने में थोड़ी मदद होती है। ऐसा स्वार्थ तो सबको आगे लेके जाना चाहिए, मगर आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा जो है वो गंभीर मुद्दा बन चुका है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो। ठंडी के मौसम में गर्मी लगने लगती है, अचानक बारिश होती है, गर्मियों के मौसम में भी अचानक बारिश होती है। इस तरह से जो मौसम में बदलाव नजर आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, क्या लगता है क्या इनके पीछे मेन रीजन है, और एक नागरिक के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी क्या है? मैंने आपको मतलब मैंने जो आपके पिछले सवाल में जो उत्तर दिया था, शायद आप उसको समझ नहीं पाए। आपको बहुत कम उम्र में मोबाइल के जरिए बहुत कुछ जानकारी मिली। इसका मतलब वो जानकारी के रास्ते पे आप सफर नहीं कर सकते हो। सफर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा यानी कि ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं कि ये जो भी दिखाई दे रहा है, अब मैं जो कष्टकरियों के बस्ती में रहता हूं, उस झोपड़पट्टी में कम से कम 2000 लोगों के घर में एयर कंडीशन है। कितने लोगों के घर में है? 2000 लोगों के घर में एयर कंडीशन है। तो मतलब क्या होगा? टेक्नोलॉजी है, एयर कंडीशन लगा सकते हैं। तो अगर एसी में मुझे अच्छी नींद आती है, एसी गाड़ी में मुझे घूमने को मिल रहा है, तो मैं पेड़ की आवश्यकता क्या है? पेड़ काट दो।
तो ये जो समझ है, ये समझ टेक्नोलॉजी से नहीं आएगी। आपको जिंदा रहने के लिए किस चीज की, यानी कि संस्कार हम कैसे कहते हैं कि जो हमारे दादा परदादा हमारे ऊपर संस्कार करके गए कि पेड़ लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, पानी को हमको रिजर्वायर बनानी चाहिए। ये क्यों बताया था उन्होंने? ये खाली मोबाइल में देख के बना के नहीं होगा, वास्तव में होना चाहिए। और जब तक वास्तव में नहीं होगा तब तक नहीं। एयर कंडीशन आया इसका मतलब पेड़ काटना नहीं चाहिए हमको। मुझे छांव मिल रही है। पहले देखो लोग गांव में जाते थे, छांव में पेड़ के नीचे सब पूरे बैठते थे। अब नहीं, अब एसी हॉल में बैठते लोग। तो एसी का हॉल मिला इसका मतलब पेड़ काटने चाहिए। प्रकृति जो है वो एसी भी कितना दिन चलेगा आपका? आप जाके देखिए, ऐसा आप महाराष्ट्र में, आप जो फरवरी में एक हफ्ता ऐसा था कि 42-43 डिग्री था। उस समय गाड़ी का एसी भी काम नहीं करता था। इसमें तो लोगों को समझना चाहिए कि जो भी हमारी प्रकृति वो बता रही है तुमको सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो हम तुम्हारा एसी भी उड़ा देंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी नया नया आएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये थोड़ी है। ये सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा। और ये सरकार का फेल्यूर है, हम ये कहते हैं। ये दोनों क्षेत्र में जो फेल्यूर हो रहा है सरकार का, और जिन सरकारी बाबुओं ने यहाँ पर नौकरी लगने के समय कसम खाई थी कि मैं ये व्यवस्था को अच्छा रखूंगा, उनके भ्रष्टाचार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि जितने पगार हम यहाँ पर अपने टैक्सेस से ये सब चलाने के लिए दे रहे हैं, वहां अब मेरा पहाड़ में मैंने 30,000 झाड़ लगाए, उसके ऊपर एक रेंजर है, एक फॉरेस्ट गार्ड है, उसके बाद में डीएफ है। इतने लोग होने के बावजूद भी लोग अगर झाड़ काट रहे, काट काट के वहां झोपड़ा बना रहे, तो फेलियर किसका है? वो पगार उनको किस लिए दी जा रही है? तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो घोड़सवार है, जो राजनीतिक नेता है, जो सरकार है, वो कामयाब नहीं है उसके लगाम खींचने के लिए। वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वहां पर धीरे धीरे फंसती जा रही है। इसलिए इनको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये खेत के साथ हमको कहना पड़ रहा है। तो 70 साल की आजादी के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है, क्या लगता है आज उसे कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ मिला है? आपको लगता है? कैसे देखते हैं इस अर्थव्यवस्था की ओर? देखिए, मैंने कहा कि आपके सारे के सारे प्रश्न जो है ना वो जीपीएल में है। आज आईपीएल का जमाना है, जीपीएल का जमाना है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटलाइजेशन, हम इन सारे चीजों के साथ साथ हम वो भूल गए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कश्मीर में, पुलवामा में अगर हमला हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, उसके बाद में भी हम आईपीएल को छुट्टी नहीं दे रहे। सरकारी सारे कार्यक्रम रद्द है, लेकिन आईपीएल रद्द नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा जुए का ठिकाना अगर है तो वो आईपीएल है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अगर कोई टीम है, अगर आपकी टीम हर साल आईपीएल में हार रही है, उसके बावजूद भी टीम के मालिक को 300-300 करोड़ मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सट्टा कहां लग रहा है? तो अर्थव्यवस्था को आप भूल जाइए। अर्थव्यवस्था यही है कि एक आदमी कमाएगा और 100 लोगों में बांटेगा और 100 लोग अपने चच्चे बच्चे हो जाएंगे। देश का कोई आम नागरिक जो है वो स्वतंत्र, भारत का स्वतंत्र नागरिक नहीं होगा, किसी न किसी का गुलाम होगा। या तो जुआरी का गुलाम होगा, या तो जोहरी का गुलाम होगा, किसी न किसी का गुलाम पक्का होगा वो। तो इसलिए अर्थव्यवस्था, हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमने ये देखा है कि विश्व को क्या चाहिए, और विश्व को जो चाहिए उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। और कमी को पूरा करना, इसका मतलब ये है कि हमने शिक्षा क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में और इन सारे क्षेत्र में अगर हमारा विकास हुआ है तो उसके जरिए पैसा आना है। हम ज्यादा से ज्यादा हमारा जो यहाँ पर निर्माण होने वाला चीज है वो एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन निर्माण कब होगा? निर्माण कब होगा? जब आप शिक्षा में ये करोगे। और शिक्षा वो मिल रही है, आज आप देखोगे हमारा जो प्राइमरी है, प्राइमरी में हमारा बेस अच्छा नहीं है। प्राइमरी प्राइवेट वाले का बेस अच्छा है, लेकिन आप हायर सेकेंडरी जाओ, आईआईटी में जाओ, विजेटीआई में जाओ, आईआईएम में जाओ, तो वो प्राइवेट वाले का स्कोर अच्छा नहीं है, सरकारी वाले का अच्छा है। यानी कि सरकारी वाला जो है वो निजी में पढ़ेगा, और ऊपर वाला जो है, यानी कि हमारा जो पैसा जो लग रहा है, सरकार के टैक्स का पैसा जो लग रहा है, जो 6% हमारे एजुकेशन में लगना चाहिए वो प्राइमरी में लगना चाहिए। अगर प्राइमरी में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ नाम के लिए शिक्षा चला रहे, लेकिन काम की शिक्षा वही बाबू लोग जिनके हाथ में इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था है वही चला रहे। अपने बच्चों को आईआईटी में डाल रहे, आईआईटी में जाने के लिए पहले आईबी में पढ़ा रहे, सीबीएसई में पढ़ा रहे, और वो पढ़ेगा तो वो बच्चा जो स्टेट बोर्ड का बच्चा होगा वो तो आईआईटी में नहीं जा सकता है।
एक हाथ बच्चा गया तो गया, लेकिन 99% बच्चे उनके जाते हैं। कि ये जो खेल है शुरू से आपको वहां पर पिछड़ा रखा गया है। पहले कुछ लोग जाति के नाम पर पिछड़े थे, आज तो आर्थिक स्तर पे सारा देश पिछड़ रहा है, और कुछ चुनिंदे लोग जो है वो अपने पैसे से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये घातक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।